Hello everyone, welcome back to KTR SoftTech React JS इंटर्नशिप प्रोग्राम। मैं हूं कृष्णकांत शर्मा और आप देख रहे हैं KTR SoftTech ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की क्लास रिएक्ट के कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स पर बेस्ड होने वाली है। आज की क्लास में हम रिएक्ट को और भी ज़्यादा डीपली समझेंगे। JSX से लेकर कंपोनेंट्स, प्रॉप्स, रिएक्ट स्टेट्स, ये सभी आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। किस तरीके से हम कंपोनेंट्स बनाते हैं, किस तरीके से हम रीयूज़ करते हैं, यानी किस तरीके से हम कंपोनेंट को नेस्टेड यूज़ करते हैं, तो ये सभी हम देखने वाले हैं। और बात करेंगे हम प्रॉप्स की, तो किस तरह से हम प्रॉप्स एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में हम भेज सकते हैं, और किस तरीके से हम स्टेट्स को डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, आज की क्लास में हम ये सब टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज JSX। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड वन क्वेश्चन, व्हाट व्हाट इज JSX। तो JSX क्या होती है। अब अगर बात करें हम JSX की, तो JSX स्टैंड फॉर जावा स्क्रिप्ट XML। यानी इसका क्या मतलब है, JSX इज ए सिंटेक्स एक्सटेंशन फॉर जावा स्क्रिप्ट यूज्ड इन React to write HTML like code inside JavaScript। यानी JSX एक फाइल का एक्सटेंशन होता है जावास्क्रिप्ट बेस्ड फाइल का, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट में HTML की तरह ही HTML का कोड लिख रहे होते हैं। अगर बात करूं मैं इसकी लाइव लाइव देखेंगे हम JSX किस तरीके से होता है, तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले अपना कोड एडिटर ओपन करूंगा। आप भी जो भी कोड एडिटर यूज़ कर रहे हैं वो अपना कोड एडिटर ओपन करें। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ VS कोड ओपन करूंगा सबसे पहले मेरा। और जो प्रोजेक्ट हमने रिएक्ट प्रोजेक्ट जो सबसे फर्स्ट क्लास में हमने क्रिएट किया, उसको सिंपली आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद ओपन करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे आपको दो फाइल दिखेंगी, app.jsx एंड main.jsx। तो जो JSX की हम बात कर रहे हैं ना, वो JSX यही JSX है। यानी JSX एक फाइल एक्सटेंशन होता है जिसके अंदर हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर HTML लिख रहे होते हैं। प्योर HTML तो नहीं कहेंगे हम इसको, क्या कहेंगे, एक HTML की तरह ही कोड लिख रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब कैसे पता चल रहा है कि ये जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आप देखिए ये फंक्शन किसका है, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, और उसके अंदर हम HTML की तरह कोड लिख रहे हैं। तो JSX क्या करता है, यदि आप यहाँ पढ़ेंगे ना अभी देखोगे, JSX allow us to write the UI structure in a readable HTML like format। यानी JSX क्या करता है, हमको अलाउ करता है UI स्ट्रक्चर यानी कंपोनेंट्स वगैरह जो भी हम बनाते हैं उसको लिखने के लिए एक HTML की तरह फॉर्मेट देता है हमको, और उसी तरह हमको क्या करता है, वो स्ट्रक्चर बनाने की एक पावर अप्लाई कर देता है। अब बात करेंगे वाइल इंटरनली, अगर लेकिन वाइल इंटरनली, लेकिन ये साथ ही साथ इंटरनली कैसे वर्क कैसे करता है, रिएक्ट कन्वर्ट्स JSX इनटू प्योर जावास्क्रिप्ट फॉर एग्जीक्यूशन। बात करेंगे जैसे अभी हमने ये वाला कोड रेंडर कराना है, यानी जब हम इस कोड का एग्जीक्यूशन करेंगे तो वो क्या करेगा, इसका इसको कन्वर्ट कर देगा प्योर जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट प्योर कैसे, क्योंकि हम करेंगे इस फंक्शन को रेंडर। जब फंक्शन को रेंडर करेंगे तो फंक्शन किसका है, जावास्क्रिप्ट का। यानी ये पूरा सिनेरियो है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जावा स्क्रिप्ट में, यानी प्योर जावा स्क्रिप्ट में। जब हम इसको रन कर रहे होंगे तो वो किस फॉर्मेट में जाएगा, वहाँ पर जावा स्क्रिप्ट फॉर्मेट में। अभी हम देखेंगे इसको। सबसे पहले क्या करूँगा, मैं अपना टर्मिनल ओपन करूँगा। अब टर्मिनल आप यहाँ से भी कर सकते हैं, न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे यहाँ से। जैसे ही आप टर्मिनल ओपन करेंगे आप अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को रन करेंगे। अब रिएक्ट एप्लीकेशन को रन कैसे करते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ लिखना है npm run dev। अब जैसे ही करें सिंपली एंटर करो, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको ये वाला जो लिंक है ना, उसे आपको ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको रिएक्ट एप्लीकेशन है वो रनिंग स्टेटस में आ जाएगा, और आपका जो भी ब्राउज़र में देखने लगेगा जो भी आपका app.jsx के अंदर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब डीपली समझेंगे हम JSX के, तो JSX का मतलब क्या है, व्हाट इज मीन बाई JSX।
जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिखते हैं। समझ आया ये बात कि जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिखना ही JSX का पावर है, जो रिएक्ट को बताता है कि यूआई का स्ट्रक्चर कैसा होगा, किस तरीके से बिहेवियर करेगा। JSX रिएक्ट को ज़्यादा रीडेबल, ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड एंड मेंटेनेबल बना देता है। तो इस तरीके से हम JSX का यूज करते हैं किस लिए, जावा स्क्रिप्ट के अंदर HTML लाइक फॉर्मेट कोड लिखने के लिए। और इससे क्या होता है, हम बेटर यूआई क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम क्या, बात करने वाले हैं हम कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले क्या बात है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, व्हाट इज कंपोनेंट। ए कंपोनेंट इन रिएक्ट इज ए रीयूजेबल इंडिपेंडेंट पीस ऑफ यूआई। इसका क्या मतलब है कि जो कंपोनेंट होते हैं वो रीयूजेबल होते हैं, यानी हम उनको एक बार क्रिएट करने के बाद बार बार कई मतलब पेजेस में यूज कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट पीस ऑफ यूआई यानी हमारा जो यूजर इंटरफेस होता है उसका एक पार्ट बन जाता है वो इंडिपेंडेंट, यानी वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता। जैसे अभी हम मान लिया हमारा कोई भी, मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल के लिए अपनी वेबसाइट खोलूँगा, KTR शॉप टेक। अब इसमें क्या है, इसमें कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं, जैसे अभी मुझे ये हेडर दिख रहा है यहाँ पे, तो ये एक कंपोनेंट है इस पेज के लिए। अभी हमारा यूजर इंटरफेस क्या है, ये पूरा जो कंप्लीट पेज है वो हमारा पूरा यूजर इंटरफेस है। लेकिन मैं बात करूँ, ये बटन दिख रहा है मुझे, ये बटन क्या है यहाँ पे, कंपोनेंट है एक। यहाँ ये बटन दिख रहा है, कंपोनेंट है। बात करते हैं ना रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स, देन वी कैन अंडरस्टैंड हियर, one button is here and second button is here, both are same. Then we need to create once and use many times. Then अगर बात करें हम यहाँ पे, तो हमने क्या किया है, एक बटन को केवल एक बार क्रिएट किया है लेकिन हमने उसको दो जगह यूज़ किया है। तो इस तरीके से हम कंपोनेंट की रीयूजेबिलिटी भी कर सकते हैं। अभी के लिए हम बात करेंगे, सबसे पहले कंपोनेंट को समझेंगे। A component in React is a reusable independent piece of UI that defines how a specific part of user interface looks and behaves. Components allow developer to break a large application into smaller manageable part. अब बात करें हम इसी अपनी वेबसाइट पे आते हैं। सबसे पहले ये क्या करता है डेवलपर्स को, यानी हमें बहुत सारा कॉम्प्लेक्स कोड होता है। जब हमारे पास मान लिया हमने ये पूरा यूआई बनाने के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं। हमने यहाँ पे कार्ड्स यूज़ किया है, इसका ये पूरा सेक्शन यूज़ किया है, हमने यहाँ हेडर यूज़ किया है, हमने इस पेज को बनाने के लिए फुटर यूज़ किया है, यहाँ पे सर्विस सेक्शन यूज़ किया है। तो ये हम डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तोड़कर भी ब्रेक करके इस यूआई को क्रिएट कर सकते हैं एंड कंपाइल करके एक सेम पेज के अंदर हम दिखा सकते हैं। तो ये क्या करता है, अब बात करेंगे हम ये काम कैसे करता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे हम कंपोनेंट्स बनाते कैसे हैं। अब सबसे पहले अगर हम टाइप्स की बात करें, अगर हम कंपोनेंट्स के टाइप्स की बात करें, तो यहाँ क्या था, दो तरीके कंपोनेंट्स होते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट्स एंड क्लास कंपोनेंट। अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज या करंट की बात करें तो क्लास कंपोनेंट यूज़ नहीं होते, केवल हम फंक्शनल कंपोनेंट्स के साथ ही काम कर रहे होते हैं। यानी क्लास कंपोनेंट्स का अब जो यूजेबिलिटी है वो ख़त्म हो गई है लगभग, क्योंकि हमने क्लास कंपोनेंट को छोड़ के फंक्शनल कंपोनेंट्स पे आ गए हैं, प्योर जावा स्क्रिप्ट बेस्ड कोड राइट करने के लिए। क्लास कंपोनेंट्स क्या करता था, क्लास कंपोनेंट्स हमें ऊप्स जैसे कॉन्सेप्ट को फॉलो कराता था, यानी क्लास क्रिएट करते थे और उसको हम दूसरी क्लासेस में एक्सटेंड कर सकते थे। इस तरीके से हम क्लास कंपोनेंट्स का क्रिएट करते थे। अब बात करें हम सबसे पहले क्लास कंपोनेंट्स की, तो एक क्लास कंपोनेंट इज ए रिएक्ट कंपोनेंट डिफाइन यूजिंग ए जावा स्क्रिप्ट ES6। अब ES6 क्या है, तो ECMA स्क्रिप्ट 6 वर्जन। क्लास दैट एक्सटेंड रिएक्ट, यानी वो रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को क्या करता था, एक्सटेंड करता था। हमें उन्हें रेंडर करने के लिए क्या करना था, एक्सटेंड करना होता था क्या, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। यानी रिएक्ट डॉट कंपोनेंट एक्सटेंड करते थे, उसी के बाद ही हम किसी भी क्लास को
क्लास कंपोनेंट को रेंडर कर पाते थे। अगर बात करें हम क्लास कंपोनेंट की, तो अभी एग्जांपल के लिए हम चेक देख सकते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं आपको एक क्लास कंपोनेंट क्रिएट करके दिखाऊंगा। क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बनाऊँगा सबसे पहले एक फाइल, या काउंटर डॉट जे एस एक्स। मान लिया मैंने काउंटर डॉट जे एस एक्स। अब जब यहाँ मैं एक कमेंट लिख दूंगा, दिस इज रिलेटेड टू क्लास कंपोनेंट। अब सबसे पहले क्या करूँगा मैं, यहाँ के सबसे पहले मैं करूँगा एक क्लास क्रिएट करूँगा। अब क्लास कौन सी होगी, तो मैं काउंटर नाम से ही एक क्लास क्रिएट कर लूँगा। अब ये क्या करेगी, ये एक्सटेंड करेगी। अब एक्सटेंड क्या करती है, तो एक्सटेंड करेगी ये कंपोनेंट को। ये क्या करेगी, कंपोनेंट को यहाँ पे एक्सटेंड कर रही होती है। उसके बाद क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ आऊँगा और उसके बाद इसका एक बनाऊँगा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर मतलब जो भी हम जब इस क्लास को रेंडर करेंगे, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर का जो भी कोड होता है वो ऑटोमेटिक क्या होता है, रेंडर हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर लिखने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पास करूँगा प्रॉप्स। अभी ये प्रॉप्स क्या है, तो ये अभी देखेंगे हम प्रॉप्स किस तरीके से यूज़ की जाती हैं और प्रॉप्स क्या होती हैं। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, उसके बाद मैं सुपर कीवर्ड का यूज करूँगा। यहाँ सुपर कीवर्ड का यानी जो भी मेरे पास प्रॉप्स आ रही हैं, यानी मान लिया जो प्रॉप्स मेरे पास आई, उसको क्या करूँ आप, जो प्रॉप्स मेरे पास आई उसका क्या करो आप, दिस डॉट स्टेट, यानी दिस डॉट स्टेट। अब स्टेट करने के बाद क्या करेंगे, सिंपली हम करेंगे कि काउंट है वो क्या कर दो, आप ज़ीरो कर दो। इसका काउंट है वो क्या कर दो, ज़ीरो कर दो। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, काउंट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इस तरीके से मैं काउंट लिख दूंगा। लेकिन क्या ये अभी हमें एरर दे रहा है, सॉरी। यहाँ हमें करना होगा इस तरीके से। तो ये क्या हुआ, मैंने काउंटर को इनिशियलाइज कर दिया, किससे, जीरो से। अब उसके बाद क्या करूँगा मैं, अब फंक्शन क्रिएट करूँगा यहाँ पे। फंक्शन क्रिएट कौन सा, इंक्रीमेंट, यानी ये काउंट हमें इंक्रीमेंट भी तो करना है। तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ इंक्रीमेंट नाम से एक वैल्यू एरो फंक्शन बना लिया। एरो फंक्शन किस तरीके से बनाते हैं, ऐसे करके मैं बनाऊंगा एरो फंक्शन। उसके बाद क्या लिखूंगा कि जो भी दिस डॉट सेट स्टेटस, सेट स्टेट, जो भी मैं स्टेटस सेट कर रहा हूँ उसके अंदर क्या करना है, सिंपली मुझको कि जो भी मेरे पास काउंट थी, COUNT, जो भी मेरे पास काउंट है उसको क्या करो, दिस डॉट स्टेट, यानी जो करंट स्टेटस थी उसकी, उसका जो काउंट है उसमें आप क्या करो, सिंपली वन प्लस कर दो। यानी जब भी मैं इंक्रीमेंट प्लेस कर रहा हूँ तो उससे क्या हो, उससे एक उसमें जो करंट मेरी स्टेटस थी उसमें आप एक ऐड कर दीजिए। इसी तरह मैं क्या करूँगा, अब इसको मुझे रेंडर भी कराना है, तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, उसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ पर रेंडर, यानी मैं रेंडर कीवर्ड यूज़ करूँगा और उसके बाद यहाँ इस तरीके से लिख दूँगा। अब मुझे इसको रेंडर करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे कोई भी बटन बटन क्लिक करना, बटन बनाना होगा जिससे मैं इस इंक्रीमेंट एरो फंक्शन को रेंडर कर सकूं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ लिखूंगा मैं रिटर्न, यानी मुझे रिटर्न भी तो करना है। अब रिटर्न क्या करना है वो इसके अंदर लिखूंगा। मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ आके बोल दूंगा डिव, एक डिव क्रिएट करिए और उसके अंदर लिखिए H2। अब H2 क्यों, कि जो काउंट हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं उस काउंट को दिखाना भी तो है। तो वैल्यू इज काउंटर वैल्यू इज, अब इसके अंदर मैं लिख दूंगा उस काउंटर वैल्यू को। अब काउंटर वैल्यू कौन सी है, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, यानी जो करंट स्टेट की जो काउंट है ना उसको आप यहाँ दिखा दीजिए। अब मुझे ये मतलब जो इंक्रीमेंट फंक्शन है उसे चलाना भी है। तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ एक बटन क्रिएट करूँगा और उसके अंदर क्या लिखूँगा, इंक्रीमेंट, यानी मैं यहाँ लिख दूँगा इंक्रीमेंट। इससे क्या होगा, हम जब भी इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा इंक्रीमेंट फंक्शन चलना चाहिए। तो उसके लिए मैं कौन सा वो लगाऊंगा, ऑन क्लिक, यानी मैं यहाँ पे ऑन क्लिक यूज़ कर सकता हूँ। और उसके साथ मैं क्या लिखूँगा,
दिस डॉट दिस डॉट इंक्रीमेंट दिस डॉट इंक्रीमेंट, यानी जो मेरा इंक्रीमेंट वाला फंक्शन है उसको जब भी मैं प्लेस करूँ, आप रेंडर कर दीजिए। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा स्टाइलिंग दूंगा, क्योंकि जब भी मैं अपने पेज पे जाऊँगा तो मुझे यहाँ फिर ब्राउज़र में, जैसे ही मैं अपने ब्राउज़र में इसको ओपन करूँगा तो आप देखोगे इधर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यानी मुझे इसे पहले रेंडर करना होगा। अब रेंडर कैसे करते हैं, तो उसके लिए सिंपली आपको सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा काउंटर है उसको आपको एक्सटेंड करना होगा, दूसरे में इंपोर्ट करना होगा। मैं क्या लिखूँगा यहाँ, सबसे पहले एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ये लिख लिख दूंगा। उसके बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ आके सीधा अपनी ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर आऊँगा, और ये वाला जो कोड है ना, इसको मैं क्या करूँगा यहाँ से रिमूव करूँगा। और उसके बाद मैं अपनी ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर आऊँगा, और उस काउंटर वाली जो क्लास थी ना, उसको मैं क्या करूँगा यहाँ पे इंपोर्ट। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ, काउंटर। जैसे ही मैं काउंटर लिखूँगा तो मुझे यहाँ पे इंपोर्ट होता हुआ दिख जाएगा। अब मैं इसको करूँगा अपने ब्राउज़र में ओपन। अब जब मैं ब्राउज़र में ओपन करूँगा तो मुझको क्या दिख रहा है, काउंटर वैल्यू इज़ ज़ीरो, इंक्रीमेंट बटन है। लेकिन मैं एक क्या करूँगा, यहाँ इंक्रीमेंट बटन को थोड़ी स्टाइल दूंगा। अब स्टाइल देने के लिए मैं क्या लिखूँगा यहाँ, सिंपली क्लास नेम। अब क्लास नेम हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैं बात करूँगा, मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ टेलमेंट की क्लासेस। अभी हम डेडिकेटेड वीडियो लाने वाले हैं या क्लास लेने वाले हैं, टेलमेंट हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी यूजफुल क्लासेस, यूटिलिटी क्लासेस होती हैं जिन्हें हम लिख के ईजिली हम यूआई बना सकते हैं। तो सबसे पहले अभी मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ, कि जो मेरा बटन है ना, उसका बीजी क्या करूँगा मैं, यहाँ पे ब्लू 500 दूंगा उसका कलर। इस तरीके से मैं उसका वो दे दूँगा, और बैकग्राउंड दे दूँगा। उसके बाद उसे पैडिंग दूँगा मैं 4 की। अभी आप चेक करोगे तो आपको इस तरीके से बटन दिखाई देगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके बोल दूँगा जो टेक्स्ट है मेरा, वो टेक्स्ट वाइट रहना चाहिए, जो टेक्स्ट है वाइट रहना चाहिए। और बटन है वो थोड़ा मेरा राउंडेड टाइप दिखना चाहिए, राउंडेड एलजी टाइप। यानी इस तरीके से मैं अभी चेक करूँगा तो मुझे बटन इस तरीके से दिखाई दे रहा। मैं बोलूँगा यहाँ पे जो मार्जिन टॉप से है वो भी थोड़ा सा देखे मुझे, थोड़ा सा दूर। अब क्या करूँगा, जब भी मैं इसमें क्लिक करूँगा तो मुझे क्या होगा, काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट होती हुई दिखाई देगी। इस तरीके से मैं क्लास कंपोनेंट का यूज करके भी यूआई क्रिएट कर सकते हैं, और अपना जो भी यूजर इंटरफेस बनाना है बना सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम कहीं ना कहीं ऊप्स कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होते हैं। लेकिन अब नाउ क्वेश्चन एंड, व्हाट इज फंक्शनल कंपोनेंट? A functional component is a React component defined as a JavaScript function। यानी एक फंक्शनल कंपोनेंट होता है, वो किस तरीके का होता है, एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन की तरह होता है, दैट रिटर्न JSX। It is used to create UI elements in a simple, clean and efficient way, and is the preferred approach for building component in modern React। यानी जो मॉडर्न रिएक्ट का जो एप्लीकेशन बन रही है ना, उसमें किस तरीके के कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, फंक्शनल कंपोनेंट्स। हम किस तरीके से कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं फंक्शनल कंपोनेंट, अभी के लिए देखेंगे। क्या करूँगा मैं, यहाँ आके सिंपली क्या करूँगा, मैं बोलूँगा अभी मैं यहाँ एक कंपोनेंट बनाऊँगा, कार्ड लिस्ट कंपोनेंट्स नाम से, कार्ड लिस्ट नाम से एक कंपोनेंट क्रिएट करूँगा। अब किस तरीके से, मैं यहाँ सिंपली यहाँ हम शॉर्ट यूज कर सकते हैं आर ए एफ से ही। अभी आप देखोगे जो कॉन्स्ट कार्ड लिस्ट लिखा हुआ है वो क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक जावा स्क्रिप्ट का एरो फंक्शन दिखाई दे रहा है, जावा स्क्रिप्ट का एरो फंक्शन। इस तरीके से हम फंक्शनल कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अब जब सबसे पहले बात आई तो किस तरीके से हम फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, तो इस तरीके से हम फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर रहे होते हैं। अब बात करेंगे फंक्शनल कंपोनेंट रीयूजेबिलिटी, किस तरीके से हम रीयूज कर सकते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स को। तो मैं क्या करूँगा, या एक और कंपोनेंट बनाऊंगा, वो क्या है, कार्ड डॉट जेएसएक्स। अब कार्ड डॉट जेएसएक्स क्या, तो कार्ड डॉट जेएसएक्स इसलिए बनाऊंगा कि मैं जो कार्ड लिस्ट है ना उसके अंदर कार्ड यूज़ कर रहा हूँ,
तो यहाँ करूँ क्या करूँगा, आर ए एफ सी ही लिखूँगा सबसे पहले। यहाँ आऊँगा और उसके बाद क्या करूँगा, इस कार्ड के अंदर मैं इमेज कंटेनर बनाऊंगा एक, डॉट इमेज सी ओ एन टी। यानी मैं मेरा हर एक कार्ड क्या कर रहा होगा, वहाँ इमेज रख रहा होगा, इमेज इसके अंदर आ जाएगी। अभी मैं क्या बोलूँगा, और उसके बाद मेरे कार्ड में नीचे का जो पार्ट होगा, यानी अपर साइड में तो इमेज, उसके बाद क्या रहेगा, एक रहेगी मेरी हेडिंग, हेडिंग टाइप, यानी किसी भी स्टूडेंट का नाम। मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, एक स्टूडेंट रिकॉर्ड का टेबल बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं 5 स्टूडेंट का डेटा दिखाऊंगा, और किस तरीके से हम एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के अंदर यूज कर सकते हैं, वो यहाँ दिखाने वाला हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ, डॉट टाइटल नाम से, डॉट टाइटल नाम से एक, डॉट टाइटल नाम से एक डिव और क्रिएट करूँगा, और उसके अंदर लिख दूँगा H1। अब H1 इसमें क्या आएगा, किस तरीके से नाम लिखा जाएगा, वो सभी हम यहाँ देखने वाले हैं डायनेमिक। लेकिन अभी क्या बोलूँगा मैं, यहाँ जाके जो मैं अभी जो कंपोनेंट ये यूज कर रहा हूँ कार्ड, इसके लिए मैं थोड़ा क्या करूँगा, स्टाइलिंग कर दूंगा। अब स्टाइलिंग कैसे लिखेंगे हम, क्लास डॉट नेम लिखेंगे सबसे पहले, और मैं क्या बोलूँगा, जो इसकी हाइट है ना, हाइट आप क्या करो, इसकी जो हाइट है वो 450 पिक्सल कर दो, और जो विथ है वो फुल कर दो, यानी 100%। जितनी इसकी वो है विथ, उतना ही इसका विथ कर दो, जितनी इसकी विथ रहेगी उतनी ही विथ कर देंगे हम यहाँ पे। अभी यहाँ इमेज की बात करूँ मैं, तो इमेज की भी स्टाइलिंग हम देंगे। इमेज में किस तरीके से स्टाइलिंग देंगे हम, जो इमेज है हम बोलेंगे उसका कि जो हाइट है वो क्या होना चाहिए, ऑटो, यानी जो हाइट है वो ऑटो होना चाहिए, और डब्लू है वो क्या होना चाहिए, फुल, यानी जितनी हमारी कार्ड की विड्थ है उतना ही इमेज की विड्थ हो जाए। तो इस तरीके से हम इमेज को यहाँ रख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम इसके बारे में, किस तरीके से हम कार्ड को अपनी कार्ड लिस्ट के अंदर यूज करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कार्ड लिस्ट के अंदर आऊँगा। अब हमें 5 कार्ड बनाने के लिए हमको इनको बार बार रेंडर करना होगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या करूँगा मैं, यहाँ करूँगा एक डेटा स्टूडेंट एरे क्रिएट। तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, कॉन्स्ट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नाम से एक एरे क्रिएट की, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ सबसे पहले दूंगा आईडी, आईडी 1, एंड उसके बाद नेम, स्टूडेंट का नेम क्या है, यानी स्टूडेंट का नेम लिखूंगा मैं, मान लिया मैंने यहाँ नेम लिख दिया राजेंद्र शर्मा। अब इसका नेम राजेंद्र शर्मा, उसके बाद क्या करूँगा मैं, यहाँ रखूँगा इमेज, यानी उसकी इमेज कौन सी है, तो उस तरीके से मैं यहाँ इमेज दे सकता हूँ। अब इमेज कहाँ से आएंगी, तो इमेज मैंने पहले से क्या किया है, पब्लिक फोल्डर के अंदर इमेज रख रखी है। अब कहाँ है पब्लिक फोल्डर के अंदर, तो स्टूडेंट इमेज, यानी मैं सिंपली यहाँ जाके क्या बोलूँगा, जो स्टूडेंट, स्टूडेंट अंडर स्कोर इमेज, अभी चेक कर लेते हैं इमेज है या इमेजेस है, तो इमेजेस, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, जो राजेंद्र शर्मा की नाम की जो मेरे पास इमेज है उसको मैं एक्सेस कर लूँगा से बैक। यानी इस तरीके से मैंने क्या किया, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखा, आईडी 1, नेम राजन शर्मा, और इमेज है वो कौन सी है, स्टूडेंट इमेज के अंदर राजन शर्मा नाम से। इसी तरह से मैं यहाँ क्या करूँगा, इसके 5 रिकॉर्ड बना लूँगा, और इसकी आईडी डिफरेंट डिफरेंट कर लूँगा, 2, उसके बाद यहाँ बोल दूँगा 3, और उसके बाद 4 या 5 नाम दूंगा मैं यहाँ सिंपली क्या, मान लिया मैंने क्या बोला, अंजलि, अंजलि, अंजलि शर्मा, और उसी तरह यहाँ उसकी इमेज यूज करूँगा, अंजलि शर्मा। एक और स्टूडेंट क्रिएट करूँगा, क्या है उसका नाम, प्रिया, और इसी तरह से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उस जो प्रिया वाली इमेज है ना, उसको भी यहाँ पे एक्सेस कर लूँगा, प्रिया डॉट डी जेपीजी। इसी तरह मैं क्या एक और नाम क्रिएट करूँगा, परी रावत, परी रावत के नाम से भी मैंने एक यहाँ पे स्टूडेंट को क्रिएट किया है। उसके बाद क्या करूँगा, उसकी जो इमेज है
उसको मैं एक्सेस कर लूँगा किस तरीके से, परी अंडरस्कोर रावत डॉट जेपीजी नाम से उसकी फाइल पड़ी हुई है। और अब बात करेंगे हम एक और स्टूडेंट बनाऊँ, उसका क्या नाम है, तेजवीर। तो इस तरीके से मैं तेजवीर की जो फाइल है उसको भी एक्सेस कर लूँगा यहाँ पे। अब इसको हम डायनेमिक रेंडर कर सकते हैं और अपने कार्ड को एक यूज कर सकते हैं डायनेमिक वो बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ कार्ड लिस्ट है उसके अंदर आऊँगा और इसको हटा के, अब सबसे पहले मैं यहाँ इस स्टूडेंट नाम की जो एरे बनाई है उसको एक्सेस करूँगा, स्टूडेंट्स। अब जब मैंने स्टूडेंट्स लिखा तो इसके ऊपर जब रेंडर करने के लिए हम सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, मैप मेथड का। अब मैप मेथड यूज़ किया तो मैं क्या करूँगा, यहाँ स्टूडेंट एज ए वेरिएबल लूँगा। उसके बाद क्या करूँगा, सिंपली यहाँ क्लिक करने के बाद इस तरीके से मैं एक्सेस कर सकता हूँ। उसके बाद क्या लिखूँगा मैं, यहाँ इसके अंदर कार्ड यूज़ कर रहा हूँ। कार्ड कौन सा, जो हमने अभी बनाया था, कार्ड कंपोनेंट यहाँ से इंपोर्ट किया मैंने, इंपोर्ट करूँगा। अब इस तरीके से मैंने कार्ड कंपोनेंट इंपोर्ट कर लिया। अब क्या करूँगा, मैं इस जो स्टूडेंट मैंने अभी जो लिया है, मैं इस स्टूडेंट को डायनेमिक कार्ड क्रिएट करने के लिए क्या करूँगा, अपने कार्ड में एज ए प्रॉप्स पास कर दूंगा। तो अभी यहाँ समझिए प्रॉप्स कैसे पास करते हैं, उसे डीपली अभी समझेंगे, लेकिन अभी के लिए समझे कि मैं क्या करूँगा, यहाँ स्टूडेंट ही बना दूंगा और उसके अंदर क्या करूँगा, स्टूडेंट को पास कर दूंगा। लेकिन एक बात कॉन्सेप्ट समझिए, रिएक्ट के अंदर जब भी हम यूएल यानी एलआई लिस्ट आइटम या ऐसी कोई भी डायनेमिक कंपोनेंट इस तरीके से रीयूज करते हैं, तो उस समय हमें एक चीज़ की नीड होती है, की। यानी हमें की प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एवरी रिकॉर्ड। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ स्टूडेंट डॉट आईडी करके यहाँ क्या करूँगा, इसको की प्रोवाइड कर दूंगा। अभी क्या हुआ, हमारा जो कार्ड है उसमें हमने डायनेमिक डेटा पास कर दिया, यानी एरे को हमने पास कर रखा है इस तरीके से। अब मैं इसकी इसी तरीके से क्या करूँगा, इसको एक्सेस करके अपनी कार्ड क्रिएट करूँगा। तो मैं कार्ड डॉट जेएसएक्स के अंदर आऊँगा और यहाँ करूँगा मैं प्रॉप्स डी स्ट्रक्चरिंग। प्रॉप्स डी स्ट्रक्चरिंग क्या करूँगा, मैं ऐसे इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा। उसके बाद जो स्टूडेंट मैंने जो बनाया था, अब ये कौन सा वाला नाम है, ये बात करें तो जो हम यहाँ पे जो लिखते हैं ना, ये वाला, इसी को हम एक्सेस कर रहे होते हैं उसके अंदर। अब जब हमारे पास स्टूडेंट है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ जाके बोल दूंगा कि जो स्टूडेंट है ना, उसकी जो इमेज है वो यहाँ पे रख दीजिए। तो स्टूडेंट डॉट इमेज करके मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ इमेज एक्सेस कर लूँगा। और जो उसका नाम है ना, उसका जो नाम है स्टूडेंट का, उसको मैं यहाँ पे स्टूडेंट डॉट नेम करके जो हमने यूज़ किया है वो यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, क्रिएट किया। स्टाइलिंग हम देंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ अपने क्लास लिस्ट नाम के जो हमने कंपोनेंट अभी किया है, कार्ड लिस्ट नाम से जो हमने कंपोनेंट अभी बनाया था, उसको क्या करूँगा, मैं इंपोर्ट करूँगा। और इंपोर्ट करने के बाद जैसे ही मैं अपने ब्राउज़र में चेक करूँगा, जब हम अपने ब्राउज़र में चेक करेंगे तो क्या देखोगे आप, अभी तो हमको क्या दिख रहा है, ब्लैंक। लेकिन ये ब्लैंक क्यों दिख रहा है, अभी चेक करेंगे ब्लैंक दिख क्यों रहा है। तो अभी कंसोल में मैं आऊँगा और यहाँ सिंपली क्या है, कार्ड नॉट डिफाइन, यानी कार्ड डॉट जेएसएक्स के अंदर कार्ड डिफाइन ही नहीं है। तो कार्ड डिफाइन क्यों नहीं है, क्योंकि हमने उसको इम्पोर्ट नहीं किया है। कार्ड लिस्ट के अंदर आऊँगा और जो मैंने कार्ड यूज़ किया था उसको सिंपली मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना होगा। कार्ड इंपोर्ट कैसे करेंगे, यानी ये वाला जो कार्ड है हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब जब चेक करोगे आप तो आपको क्या दिखेगा, आपको यहाँ पे कार्ड दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन बहुत ही अलग तरीके से दिख रहे हैं। अब इनको हम स्टाइलिंग के द्वारा क्या करेंगे, शेड करेंगे स्टाइलिंग के द्वारा। तो स्टाइलिंग किस तरीके से प्रोवाइड करूँगा, मैं क्लास लिस्ट के अंदर आऊँगा और यहाँ जाके सिंपली बोलूँगा कि जो मेरी जो क्लास लिस्ट है ना, उसको आप क्या करिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जो मेरा डिस्प्ले है उसे ग्रेड कर दीजिए। और मुझे एक रो के अंदर 5 कार्ड चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ ग्रेड कॉल्स 5 क्लिक करूँगा, या
जैसे आप 5 चेक करोगे आप ब्राउज़र में, तो आपको 5 इस तरीके से इमेजेस दिख रही हैं। तो इस तरीके से हमको इमेज दिख रही है। अभी देखते हैं ये अंजलि शर्मा की इमेज क्यों नहीं आ रही। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ जाऊँगा और जो अंजलि शर्मा है ना, उसको चेक करूँगा। जो अंजलि, सॉरी, यहाँ पे अंजलि शर्मा हो गई। अभी आपको 5 इस तरीके से दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद क्या करूँगा, मैं ग्रेड कार्ड लिस्ट के अंदर आऊँगा और यहाँ बोलूँगा कि P4 करके मुझे पैडिंग दे दीजिए, जिससे यहाँ पैडिंग दिखाई देगी। उसके बाद मैं सिंपली यहाँ क्या बोलूँगा कि इसके अंदर जो गैप है ना, आप गैप 4 का दे दीजिए, यानी इनके बीच में जो गैप चाहिए मुझे 4 का दे दीजिए। अभी मुझे ये कुछ डिफ्रेंशिएट होते नहीं दिख रहे हैं। तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, अपने कार्ड के अंदर आऊँगा और जो मैंने कार्ड बनाया था ना, उसके अंदर मैं सिंपली क्या कर दूँगा, यहाँ के मैं बॉर्डर की प्रॉपर्टी दे दूँगा। बॉर्डर कौन सा क्रिएट किया, तो मैंने बॉर्डर लिखा सबसे पहले। उसके बाद बॉर्डर और किस कलर का चाहिए, तो मैं ग्रे 600 कर दूंगा यहाँ पे। तो इस तरीके से मुझे एक कार्ड के सभी तरफ क्या दिख रहा है, बॉर्डर दिख रहा है। अब मैं चाहूँगा इसे थोड़ा राउंडेड कर दूँ। तो राउंडेड करने के लिए मुझे सिंपली क्या करना होगा, यहाँ जाके यहाँ राउंडेड लिखना होगा, राउंडेड LG मैं ये लिखूंगा। उसके बाद क्या करूँगा, अपनी इमेज को भी क्या करूँगा, राउंडेड LG, जिससे मुझे ये यहाँ पे इस तरीके से ना दिखाई दें। तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ भी राउंडेड LG लिख दूंगा। तो इस तरीके से मुझको क्या दिखाई दे रही है, हमें एक कार्ड दिखाई दे रहा है। अब सेट करेंगे हम नाम को, जो हमने नाम दिए हैं स्टूडेंट के, उनको भी हम सही से सेट करने वाले हैं। तो मैं ये जो कंटेनर है ना, इमेज कंटेनर, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक फिक्स हाइट दे रहा हूँ। फिक्स हाइट मतलब एच, मान लिया मैंने एच बोला और इसको बोल दिया कि जो हाइट है ना इसकी 90% हाइट कर दो, यानी जो इसकी हाइट है वो 90% कर दो। इस तरीके से उसको दिखाई देने लगेगी, लेकिन मैं 90 ना करके क्या बोलूँगा इसको, आप ऐसा करिए, इसकी जो हाइट है वो आप 85 कर दीजिए। जैसे 85 करेंगे आपको इस तरीके से नाम दिखेगा। अब हम टेक्स्ट को किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं, मैं यहाँ आऊँगा सिंपली। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टाइल देनी है क्लास। उसके बाद आपको बोलना है टेक्स्ट सिर्फ एक्सेल। अभी देखोगे तो आपको थोड़ा बड़ा बड़ा यहाँ दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ आना है। उसके बाद टेक्स्ट को कलर भी देना है, तो आपको टेक्स्ट एम्बर क्या लिखूंगा मैं यहाँ, 600। अभी आप चेक करोगे तो इस तरीके से आपको नाम दिखाई देने लग जाएंगे। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो मेरा इमेज है ना, उस पर भी बॉर्डर लगना चाहिए, लेकिन बॉटम से। तो मैं यहाँ आऊँगा और बोलूँगा जो बॉर्डर है ना, आप ऐसा करिए बॉर्डर बॉटम कर दीजिए। कितना, बॉर्डर ग्रे 600। अभी आप चेक करोगे तो आपको यहाँ पे एक बॉर्डर भी देखने लगेगा। तो इस तरीके से हम कार्ड कंपोनेंट बनाए। अब मैं अब बात करने वाला हूँ किस क्या क्या यूज़ किया हमने इसके अंदर। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले थे, क्या थे हम, सबसे पहले फंक्शनल कंपोनेंट्स। तो फंक्शनल कंपोनेंट किस तरीके से क्रिएट करते हैं, तो इस तरीके से हम फंक्शनल वेस्ड जावा स्क्रिप्ट फंक्शन वेस्ड कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। अब उसके बाद हम चेक करेंगे कंपोनेंट रीयूजेबिलिटी। अब कंपोनेंट रीयूजेबिलिटी क्या होती है, जैसे अभी देखिए हमने कार्ड लिस्ट कितनी बार क्रिएट किया, 1 टाइम। लेकिन अगर हमको इसे रीयूज भी करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ जाके जितनी बार इसको क्या करूँगा, मैं कॉपी कर दूंगा, उतनी बार क्या होगा, ये उतनी बार हमें यहाँ हमारे ब्राउज़र में यूज़ होता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसकी कंपोनेंट रीयूजेबिलिटी भी कर सकते हैं। यानी हमने क्रिएट क्लास कार्ड लिस्ट कितनी बार किया, केवल एक बार, लेकिन हमने app.jsx के अंदर यूज़ कितनी बार किया है, 6 टाइम। तो इस तरीके से हम क्या बोल करते हैं, कंपोनेंट्स की रीयूजेबिलिटी करते हैं। अब बात करेंगे कंपोनेंट नेस्टिंग। कंपोनेंट नेस्टिंग मींस प्लेसिंग वन कंपोनेंट inside another component to build complex user interfaces using smaller reusable components। अब इसका क्या मतलब, जैसे अभी आप देखिए, अभी हमने क्या किया है, एक हमने, अब सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र में आएंगे और यूआई को देखेंगे। अभी हमने इस पेज को बनाने के लिए क्या यूज़ किया है, 6 टाइम हमने कार्ड लिस्ट नाम का एक सेक्शन था,
उसको यूज़ किया है। तो इस पूरे पेज के कंप्लीट पेज के लिए जो एक पार्ट क्या था, कंपोनेंट पार्ट क्या था, कार्ड लिस्ट। यानी ये 6 कंपोनेंट मिलकर इस पेज को क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अगर इस पेज के लिए बात करूँ तो कार्ड लिस्ट एक कंपोनेंट था। अब यहाँ आऊँगा मैं और कार्ड कंपोनेंट के अंदर जाऊँगा तो उसके भी अंदर एक हमने क्या बनाया था, कार्ड। यानी कार्ड कंपोनेंट के अंदर भी एक कंपोनेंट बना हुआ है, कार्ड। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, कंप्लीट पेज क्रिएट करने के लिए हमने 6 टाइम कार्ड लिस्ट यूज़ किया। कार्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हमने उसमें कार्ड का रीयूज़ किया है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, कंपोनेंट की नेस्टिंग। यानी एक कंपोनेंट के अंदर हम दूसरे कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं। इन रिएक्ट कंपोनेंट्स कैन बी इन रिएक्ट कंपोनेंट्स कैन बी combined like building blocks where parents component can be contain one or more child component. This approach helps is organize the UI structure clearly, makes the application modular, readable and easy to maintain. तो इसी तरीके से हमने क्या देखा, किस तरीके से हम कंपोनेंट्स बनाते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स के क्या टाइप होते हैं, कंपोनेंट्स की रीयूजेबिलिटी कैसे होती है, कंपोनेंट को हम नेस्टेड किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये सभी हमने अभी देखे। उसके बाद बात करते हैं हम व्हाट इज़ प्रॉप्स इन रिएक्ट जेएस। अब बात करेंगे हम रिएक्ट प्रॉप्स के बारे में। अब प्रॉप्स क्या होती हैं, तो प्रॉप्स स्टैंड फॉर शॉर्ट फॉर्म प्रॉपर्टीज। यानी प्रॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रॉपर्टीज। यानी हम प्रॉपर्टीज पास कर रहे होते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट्स में। तो प्रॉप्स आर यूज्ड इन रिएक्ट टू पास डाटा, यानी डाटा फ्रॉम ए पेरेंट कंपोनेंट टू ए चाइल्ड कंपोनेंट। यानी प्रॉप्स क्या करती हैं, एक कंपोनेंट यानी पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर डाटा ट्रांसफर करने के काम में प्रॉप्स को लाया जाता है। प्रॉप्स अलाउ components to be dynamic reusable by receiving different values without changing the component internal logic। यानी हम जिस भी चाइल्ड कंपोनेंट में प्रॉप्स यूज कर रहे होते हैं वहाँ हम उनको चेंज नहीं करते और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हम डाटा लेके हम डायनेमिक रीयूजेबल कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं प्रॉप्स के द्वारा। प्रॉप्स आर रीड ओनली, मतलब हम केवल प्रॉप्स को यूज कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, नॉट चेंजेबल। यानी उनको चेंज नहीं कर सकते अपने चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। मीनिंग a child components can't be modified props it received। यानी चाइल्ड कंपोनेंट जैसे ही प्रॉप्स को रिसीव करता है उसके बाद उनको चेंज नहीं कर सकता। अभी हमने प्रॉप्स देखी तो वो किस तरीके से हमने काम किया है। जैसे अभी मैंने क्या किया था, यहाँ पे स्टूडेंट्स नाम की एक एरे क्रिएट की थी और उसको मैंने कार्ड में पास किया था, कार्ड कंपोनेंट में। तो ये क्या किया था मैंने यहाँ क्या किया, जो कार्ड लिस्ट नाम का एक कंपोनेंट था इसको हम पेरेंट कंपोनेंट बोल सकते हैं कार्ड कंपोनेंट के लिए। तो मैंने प्रॉप्स क्रिएट किए हैं कार्ड लिस्ट में, पास उनको किया है कार्ड के लिए। तो इस तरीके से हम प्रॉप्स को क्या करते हैं, पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट्स में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम प्रॉप्स का यूज करते हैं। मैंने स्टूडेंट को कार्ड के अंदर एक्सेस करने के लिए सिंपली यहाँ से प्रॉप्स के द्वारा पास किया है। तो इस तरीके से हम प्रॉप्स यूज़ कर रहे होते हैं अपनी रिएक्ट के अंदर। अभी आप यहाँ से समझ सकते हैं किस तरीके से प्रॉप्स वर्क करती हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हम चीज़ें यहाँ देख सकते हैं। बात करने वाले हैं स्टेट। अब स्टेट क्या होती है, व्हाट इज स्टेट इन रिएक्ट जेएस। तो स्टेट इज ए बिल्डिंग ब्लॉक रिएक्ट। State is a built-in React object used to store and manage data that can change over time within a component when the state changes। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्टेट इज ए बिल्ट इन रिएक्ट ऑब्जेक्ट। यानी स्टेट क्या होता है, एक प्री डिफाइंड रिएक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि टू स्टोर एंड मैनेज डाटा, जो डाटा को स्टोर करने के लिए और मैनेज करने के काम में लाया जाता है और दैट कैन चेंज ओवर टाइम।
जिसको हम चेंज भी कर सकते हैं कभी भी अपने कंपोनेंट के अंदर। व्हेन स्टेटस चेंज, रिएक्ट automatically re-renders the components to reflect updated data in the UI। इसका क्या मतलब है? जब भी हम कोई भी स्टेटस चेंज करते हैं, यानी जब भी कोई स्टेट चेंज होती है, तो रिएक्ट क्या करता है, उस कंपोनेंट को वो री रेंडर कर देता है। किस लिए? जो भी डाटा हमने क्या किया, अपडेट किया है, उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस में वो उस कंपोनेंट को क्या करेगी, री रेंडर कर देगी। स्टेटस इज State is mainly used for dynamic and interactive behavior, such as user input, toggle, counters and form data। यानी फॉर्म डेटा जैसे यूजर इनपुट में हम यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे यूजर इनपुट क्या मतलब है, जैसे कोई यूज़र अपना नेम उसमें फिल कर रहा है, यानी नेम एंटर कर रहा है, तो उसने एस लिखा तो उसे एस वहाँ लिखा हुआ दिखना चाहिए। डायनेमिक उसकी जो वैल्यू है इनपुट की वो चेंज होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम स्टेटस स्टेट क्रिएट कर रहे होते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे तो स्टेट क्रिएट करते कैसे हैं। तो इसके लिए हमारे पास होता है एक हुक। अब हुक्स क्या होते हैं हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से हम हुक्स को क्रिएट करके, और हुक्स का कॉन्सेप्ट रिएक्ट के अंदर आया क्यों। सबसे पहली बात यह है हुक्स का कॉन्सेप्ट रिएक्ट के अंदर आया क्यों, और उसका करंट या मॉडर्न रिएक्ट में क्या इम्पैक्ट है। तो सबसे पहले अभी मैं बात करना हूँ स्टेट की। तो स्टेट को मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक हुक होता है, उसे बोलते हैं हम यूज स्टेट हुक। अभी मैं क्या बोलूँगा, यहाँ जाके बोलूँगा सीधा सिंपली कॉन्स्ट कॉन्स्ट और उसके अंदर बोलूँगा जैसे काउंट कॉमा सेट काउंट। इस तरीके से मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ यूज स्टेट। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक यूज स्टेट हुक क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैंने क्या किया, लेकिन ये हमको एरर क्यों दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं करूँगा इसको इंपोर्ट। अब इंपोर्ट ये कहाँ से होता है, तो रिएक्ट के अंदर से इंपोर्ट होता है। इस तरीके से हम यूज स्टेट को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब ये काउंट सेट काउंट क्या होते हैं यहाँ पे। अगर बात करूँ मैं काउंट और सेट काउंट की, तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं, लेकिन मैं बात करूँ काउंट की, तो काउंट होता है अपडेटेड वैल्यू, यानी एक इनिशियल वैल्यू किसी भी चीज़ की, किसी भी बात करेंगे हम काउंट और सेट काउंट, ये क्या है यहाँ पे। तो काउंट होता है इस किसी भी स्टेट की इनिशियल वैल्यू, यानी इनिशियल स्टेज क्या है इसकी काउंट की, वो दर्शाता है। और सेट काउंट होता है, इससे हम इसको जो इनिशियल स्टेट होता है उसको डायनेमिकली अपडेट करते हैं सेट काउंट के द्वारा। अगर बात करें हम इसको, तो जो इनिशियल स्टेट होती है हम उसको इनिशलाइज भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने इस तरीके से लिख दिया, तो काउंट का मतलब है यहाँ नल, यानी इनिशियलाइज कर दिया मैंने नल वैल्यू से। अभी मैं बात करूँगा यहाँ मैंने ज़ीरो लिख दिया, तो जो काउंट की जो इनिशियल वैल्यू है या स्टेट है वो क्या है, ज़ीरो। तो इस तरीके से हम किसी भी स्टेट को इनिशलाइज भी कर सकते हैं। डीपली हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में किस तरीके से हम हुक्स क्रिएट करते हैं और किस तरीके से हम उनका यूज करते हैं। अगर आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो ना, then you need to like this video and subscribe our KTR Softech YouTube channel, and don't forget to press bell icon button। अगर कोई डाउट है मन में, कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख दीजिए ना भाई, और अपनी अटेंडेंस को प्रेजेंट लिखकर मार्क करिए कमेंट सेक्शन में। दिस इज कृष्णकांत शर्मा फ्रॉम KTR Softech। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिएक्ट के एक और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।